Hello and good morning, everyone. My name is Yugul Vijay Bhaisare, lecturer in NIT Mechanical, NIT Polytechnic Nagpur from Mechanical Engineering Department. मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ लेक्चर नंबर 23 में, जहां हम सीखेंगे प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहे आपके डिपार्टमेंट के विजन और मिशन। आप वीडियो को पॉज कीजिए और प्लीज़ इन्हें एक बार पढ़ लीजिए। So the summary of previous lecture is the charging process and leak testing. Learning outcomes achieved. After this lecture, we will able to learn monotrial and Kyoto protocol. एंड ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स। सो क्या होता है मोनोट्रियल प्रोटोकॉल? मोनोट्रियल प्रोटोकॉल कुछ नहीं बेटा, उन्होंने एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, जिसमें क्या हुआ कि जो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा था, ठीक है, तो उन सभी को उन्होंने बैन कर दिया। बहुत सारे देशों ने उनको मिलकर एक संगठन बनाया, एक संस्था बनाया, जिसका नाम दिया मोनोट्रियल प्रोटोकॉल। चलो इसको वन बाय वन देखते हैं। The monotrial protocol on the substance that deplete the ozone layer is an important multilateral agreement regulating the production, consumption, and emission of ozone layer depletion systems. It is an important part of international environmental conventional and protocols. ठीक है, तो क्या हुआ, एक संस्था बनाई गई। ओजोन लेयर डिप्लेशन जो हो रहा था, ओजोन लेयर जो थी आपकी, वो डिप्लीट होने से बचाने के लिए एक संस्था बनाई गई, जिसमें क्या बोला गया कि जो भी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ओजोन की जो लेयर है वो खराब हो रही है, उसका प्रोडक्शन, उसका कंजम्पशन और उसका एमिशन वो पूरी तरीके से क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए। ठीक है। By the late 1970s, scientists were able to prove that the chemical substances that are used in the air conditioning, refrigerators, and aerosol cans can cause damage to the ozone layer. In 1985, a huge hole was discovered in the ozone layer over the Antarctica. So क्या हुआ, 1970 में साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जो रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनिंग में हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ओजोन की जो लेयर है वो खराब हो रही है। और उन्होंने पता किया कि 1985 में जो ओजोन लेयर है अंटार्कटिका के ऊपर, उसके ऊपर में क्या हो रहा है, ओजोन का जो बहुत बड़ा गड्ढा उन्होंने पाया। अगर ऐसा गड्ढा उन लोगों ने पा लिया, दिस होल, उसकी वजह से क्या हो रहा था, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस थे वो क्या हो रहे थे, अर्थ सरफेस पे पूरी तरह से पहुंच रहे थे। अगर वो पूरी तरीके से पहुंच रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हीट जो है वो पहुंच रही है अंटार्कटिका पे, और अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स जो है वो क्या हो रहे हैं, पूरी तरीके से पिघल रहे हैं। ठीक है। द वियना कन्वेंशन फॉर द protection of the ozone layer was signed in 1985, under which UN members countries recognize the importance of curbing damage to the ओजोन लेयर। एक वियना कन्वेंशन भी प्रोटेक्शन में बनाया गया, जो कि 1985 में साइन किया गया, जिसमें यूएन के मेंबर थे, यूनाइटेड नेशंस के मेंबर थे। ठीक है। सो उन्होंने भी ओजोन लेयर को जो डैमेज हो रहा है उसको बचाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कदम उठाए। ठीक है। इंडिया जो है 1992 में साइन की, इंडिया ने 1992 में साइन किया मोनोट्रियल प्रोटोकॉल। सो ये जो पॉइंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपको ये एमसीक्यू टाइप पेपर में पूछ सकता है कि इंडिया ने मोनोट्रियल प्रोटोकॉल कब साइन किया, तो आप बताएंगे 1992। India is an Article 5 country and is entitled to assistance from multilateral funds in its efforts to phase out ODs and switch over the non-ODs technologies. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 5 की कंट्री है इंडिया, जिसमें उन्होंने खुद के फंड्स, बहुत ज़्यादा फंड्स उन्होंने जमा किए, ताकि उन्होंने क्या किया, जो भी ओजोन डिप्लेशन हो रहा था, जो भी ओजोन डिप्लेशन के सिस्टम थे, सब्सटेंस थे, उनको उन्होंने पूरी तरीके से बदल दिया, और काय में शिफ्ट हो गए हम, नॉन ओडीएस टेक्नोलॉजीज, मतलब नॉन ओजोन डिप्लेशन सिस्टम्स टेक्नोलॉजीज। ठीक है। इंडिया मेनली मैन्युफैक्चर द एंड यूटिलाइज 7 out of 20 सब्सटेंस कंट्रोल अंडर द प्रोटोकॉल। मतलब इंडिया कैसे 7 ऐसे कुछ चीजें खुद से बना रहा है और खुद ही यूज कर रहा है, ठीक है, जो कि प्रोटोकॉल के अंडर आते हैं, जैसे कि CFC 11, CFC 113, CFC 12, हेलॉन्स, हेलोन 1211, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथिल ब्रोमाइड, मिथिल क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इंडिया खुद बना रहा है और खुद यूज़ कर रहा है। तो ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में पूछ सकता है कि इंडिया कौन सी चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मोनोट्रियल प्रोटोकॉल। In India, the implementation of monotrial protocol comes within the ambit of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. तो मोनोट्रियल प्रोटोकॉल कौन से अंडर में, मिनिस्ट्री के अंडर में आ रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है,
मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, आपने शायद ये इन्वायरमेंट सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। द मिनिस्ट्री हैज एस्टैब्लिश्ड द ओजोन सेल टू इम्प्लीमेंट द प्रोटोकॉल्स। ठीक है, उन्होंने एक अलग से सेल बनाया हुआ है ताकि हम प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल। देखते हैं अब हम क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। सो क्योटो प्रोटोकॉल की आवश्यकता क्यों पड़ी जबकि हमारे पास मोनोट्रियल प्रोटोकॉल था ओजोन लेयर को बचाने के लिए? तो ये पाया गया कि कुछ और भी ऐसे घटक है, कुछ और भी ऐसे सब्सटेंसेस है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ओजोन की जो लेयर है वो खराब हो रही है। ठीक है, जिसका जिक्र मोनोट्रियल प्रोटोकॉल में नहीं किया गया, तो उन्हें भी हमें कम करना है, उनका भी रिडक्शन हमें करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक और प्रोटोकॉल बनाया, तो जिसका नाम रहा क्योटो प्रोटोकॉल। ये क्यों पड़ा ये भी हम देखते हैं। It's an international treaty to reduce the greenhouse gas emissions. Kyoto Protocol applies the six greenhouse gases: carbon dioxide, methane, nitrous oxide, hydrofluorocarbon, perfluorocarbons, sulfur hexafluoride। ठीक है, सो क्या हुआ कि कुछ ग्रीन हाउस गैसेस थे जिनका हमें इमिशंस रोकना था। तो कौन से थे वो? ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। और इसका जो इमिश एक्सटेंशन है ये कब चालू हुआ था? 1992 में यूनाइटेड नेशन फेडरल काउंसिल की तरफ से। ठीक है, सो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। Kyoto Protocol is based on the principle of common but differentiated responsibility, keeping in mind the socio-economic development of the concerned countries and the polluter pays principle. It is one of the important international environment protocol. ठीक है, तो ये किसके लिए हमें बनाया गया था? जो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सोशल डेवलपमेंट है, जो कि हमारे कंट्रीज के लिए कंसर्न है, इसके लिए हमने क्योटो प्रोटोकॉल बनाया है। The protocol first emitted in the period of start of 2008 and ended in 2012। ठीक है, तो पहली जो उसकी कमिटमेंट जो पीरियड थी वो क्या थी? 2008 से लेकर 2012 तक 36 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और 9 कंट्रीज जो है उन्होंने ऑप्ट किया था कि फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म होना चाहिए इसमें टू अचीव देयर डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स। ठीक है, सो हाँ, ये मोनोट्रियल प्रोटोकॉल नहीं है, ये क्योटो प्रोटोकॉल होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पर 36 कंट्रीज डेवलप हैड reduced their emissions. Global emissions increased by 32% from 1992 to 2010. The financial crisis of 2007-8 was one of the major contributions to reduction the emissions. तो क्या हुआ, 36 कंट्रीज जो थी उन्होंने जो एमिशंस था जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी वो क्या हो गई, कम हो गई। कितनी परसेंट से कम हो गई थी? 32% से कम हो गई थी। कब? 1990 से लेकर तो 2010 तक। ठीक है, और 2007-2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था जिसकी वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ों का यूज़ नहीं किया, उसके वजह से भी क्या हुआ कि इमिशंस जो है वो कम हो गए थे। ठीक है, इंडिया इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। India emphasized on the differentiate between the development and developing nations concerning the burdens of responsibility for the climate change। तो इंडिया ने भी एक बर्डन अपने ऊपर लिया है और ताकि वो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसको भी वो रोक सके। ठीक है, इंडिया सक्सेसफुली डिफेंड इट्स ऑब्लिगेशंस ऑन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट while concurrently forcing developed countries of the protocol categories to take more responsibility on the curtailing greenhouse gas emission। तो इंडिया ने भी सक्सेसफुली खुद को डिफेंड किया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है, उन्होंने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहिए एज पर द डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम द क्योटो प्रोटोकॉल। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। द ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है चलिए देखते हैं। Some of the heat absorbed by the earth from the sun is reflected back to the space, thus not allowing the earth temperature to rise above a certain level। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए आपकी अर्थ की सरफेस है और सन की रेज आ रही है। ठीक है, तो सन की रेज आती है तो क्या होता है, यहाँ पे एक ओजोन लेयर होती है। ठीक है, ये ओजोन लेयर जो होती है ये क्या करती है, इसके रेस को रिफ्लेक्ट कर देती है, बैक कर देती है। ठीक है, अब ये बैक हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, अर्थ का जो सरफेस है ये ज़्यादा गर्म नहीं होता है। अ फिल्म ऑफ गैस डेवलप्स द अर्थ सरफेस। Certain gases known as greenhouse gases trap some reflected part heat, preventing it to reflect back and space, causing the increasing the surface temperature of Earth, leading to the global warming। ठीक है, तो क्या होता है, देखो ये जो रेज आई है, ये कुछ रेज जो है अर्थ के सरफेस को टकराती है और उसे वापस जाने से रोक देती है।
ठीक है, ये जो कुछ गैसेस है, ये क्या करेंगे, इसको वापस जाने से क्या करेंगे, रोक देंगे। तो ये यही के यही थे, टकराते हुए रहती है। इसके वजह से क्या होगा कि ये जो टेम्परेचर है अर्थ का, ये जो अर्थ का टेम्परेचर है, ये क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। दिस इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड द गैसेस दैट ट्रैप द हीट आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, तो इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जो गैसेस इसको रोक रही है उसको क्या बोला जाएंगे, ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है। Thus, the higher concentration of greenhouse gases in the atmosphere will lead to warmer the earth surface. अगर बहुत ज़्यादा इसका concentration बढ़ गया तो क्या होगा, अर्थ का सरफेस जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जो एवरेज टेम्परेचर रहता था हमारी गर्मी के टाइम पे, वो रहता था 35-36 डिग्री सेल्सियस, और आजकल वो जो टेम्परेचर है वो बढ़ते जा रहा है, 40-50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है ना। The main greenhouse gases in the atmosphere are कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो गैसेस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाउस गैसेस के लिए। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है, द रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम कंट्रीब्यूट्स टू द ग्लोबल वार्मिंग। देखो, जो मैंने अभी आपको समझाया कि जो गैसेस है वो ट्रैप कर ले रहा है, उसकी वजह से क्या हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर जो है सन का आपके अर्थ सरफेस का वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता है, ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसको क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। कैसे, द लीकेज ऑफ रेफ्रिजरेंट वाइल डैमेजिंग और सर्विसिंग द इक्विपमेंट। तो जो रेफ्रिजरेंट जो लीकेज हो रहा है वो भी क्या कर रहा है, एक एक प्रकार की वो भी गैस है, ग्रीन हाउस गैस, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो जो गैसेस आ रही है, जो सन की रेज आ रही है, उसको क्या कर रहा है, वो ट्रैप कर ले रहा है। Indirectly, by the way, consumption of energy for the operation as CO2 is released to generate the energy for the operation of equipment. ठीक है, तो क्या हो रहा है, हम बहुत ज़्यादा एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी वजह से CO2 जो है रिलीज होता है। और CO2 क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। वो क्या कर रही है, वो भी क्या कर लेती है, जो भी आपकी रेज है उसको क्या करती है, वो ट्रैप कर लेती है। ठीक है, तो ये दो कारण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है। Thus, the indirect effect on power consumption is found to be comparatively larger than the direct leakage of refrigerant. Therefore, to minimize the global warming, the refrigerant and air conditioning equipment should be energy efficient, that is, should consume low power per ton of refrigerant. तो देखो, ये इनडायरेक्ट इफेक्ट की वजह से भी क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो हमको इसको रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी इफिशिएंट रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स हमें यूज़ करना पड़ेगा, जो कि लो कंज्यूम करेगा, लो पावर कंज्यूम करेगा और आपको हाई एफिशिएंसी देगा। ठीक है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम शुड बी लीक टाइट, जो भी सिस्टम आप यूज़ करें लीक टाइट होना चाहिए ताकि आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो बाहर ना निकले। ठीक है। सो आई होप आप सभी को ग्लोबल वार्मिंग पसंद समझ में आ गई होगी। सो यूनिट आउटकम सचिव हमने क्या पढ़ा, प्रोटोकॉल्स इन रेफ्रिजरेशन, हमने पढ़ा मोनोट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैसेस एंड ग्लोबल वार्मिंग। और ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, पूछ बोलेगा कि आपको बताइए ओजोन डिप्लेशन क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकता है कि मोनोट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, तो उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखो। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है तो उसके बारे में लिखो। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है तो उसके बारे में लिखो। ठीक है, तो आपको इसके नोट्स वगैरह सारे प्रोवाइड कर दिए गए हैं, जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एंड ग्लोबल वार्मिंग, डिस्क्राइब ओजोन लेयर इफेक्ट ऑन global warming. So that's all from today's lecture. In next lecture we will going to learn concept of ozone layer. तब तक के लिए keep learning, happy learning.